students for +2 क्लास फिजिक्स। पिछली वीडियो में हम पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। उसी टॉपिक में आज हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आता है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, total number of electric field lines crossing any area is known as the electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर मिलते हैं, इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी, इसका जो फॉर्मूला, इसका जो सिंबल है वो फाई से लिखा जाता है और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमें देती है। एक चीज जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है वो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इसको एन कैप के नाम से लिखते हैं। जैसे देखिए, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी हो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हम करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक स्केलर क्वांटिटी है, उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकती। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सरफेस एरिया होता है उसके साथ एरिया वेक्टर जो कि एक यूनिट वेक्टर है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है यूनिट वेक्टर की कि अगर यूनिट वेक्टर के साथ आप किसी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब इसका फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे तो फिर आपका जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है एक होता है, वो यहाँ से हट जाता है। और ये जो यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है ये आपका एंगल किस किस के बीच में है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आपके एरिया के बीच में है। तो मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से एक बात हमें समझ जानी चाहिए कि अगर आपका एरिया जिसके अंदर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करवाना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो आपके एरिया के अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो सकती और उस केस में आपका जो फाई की वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। इफ फाई इज जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड फाई इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका एरिया और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो सकती। अगर वो पैरेलल में है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पास हो सकती है। चलिए, इस जो भी हम पढ़ते हैं इसमें, इसके बेसिस के ऊपर एक लॉ आपको दिया गया है, गॉसेस लॉ। इस चीज का मतलब क्या होता है? द लाइन इंटीग्रल, सॉरी सरफेस इंटीग्रल, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एनी एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट एरिया और सरफेस। मतलब आपकी जो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? उस सरफेस के अंदर जितना भी आपका चार्ज इनक्लोज्ड है उसको आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो वैक्यूम के अंदर ली जाती है, एप्सिलॉन नॉट से इसको लिखते हैं, उससे डिवाइड कर दें, आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है। सिंपली डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और द क्लोज सरफेस एस इन वैक्यूम इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज कंटेन्ड इनसाइड एस, और उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा बार पूछ जाती हैं। तो आइए आज हम इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं गॉस लॉ की उसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसकी जो पहली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो है लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली
चार्ज्ड वायर। इसके लिए आपको कोई भी ऐसी वायर आप मान सकते हैं जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो, लॉन्ग स्टेट हो, और गॉसियस लॉ का यूज करके आपको उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। चलिए करते हैं। लेट वी हैव ए लॉन्ग वायर, हम इसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड करवाते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम पॉजिटिव चार्ज ही बार बार क्यों लेते हैं, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लेते, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लेने के बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड में चली जाती है, और आउटवर्ड में आप उसको अच्छी तरह से शो करवा सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं और समझ सकते हैं। होने को तो चार्ज यहाँ पर नेगेटिव हो जाए तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन उसको आप फिर प्लेन पेपर के ऊपर इनवर्ड में शो करने में हमारे सामने दिक्कत आती है, तो उस चीज़ को नेग्लेक्ट किया गया, नेगेटिव चार्ज लेने को पॉजिटिव चार्ज लिया गया है। As we know that any wire is cylindrical in shape, in most of the cases cylindrical wire है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वायर का एक छोटा सा सरफेस सेगमेंट काट लेते हैं, यहाँ से छोटा सरफेस सेगमेंट माना, और इसका नाम रख देते हैं हम DS के नाम से। दूसरी बात, जो हमारा एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ही आउटवर्ड में होती है, तो इस सरफेस के हिसाब से आपका जो आउटवर्ड है आप ऊपर की साइड में ले सकते हैं, जिसका नाम लिख दिया आपने n कैप के नाम से, n यूनिट वेक्टर के नाम से। अगली चीज, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन शो करनी है। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। सो इसको यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन है उसको भी आउटवर्ड शो कर सकते हैं। यहाँ अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया। एरिया के साथ n कैप आप यूज करें ताकि वो वेक्टर में कन्वर्ट हो। इसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए इसको सोल्व करते हैं। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया इंटू कोस थीटा। एक चीज आप यहां पर देखें कि जो आपका जो इंटीग्रेशन साइन है क्लोज सरफेस के लिए वो इसके साथ साथ चल रहा है, आपने सिर्फ डॉट प्रोडक्ट को सोल्व किया है। ओके, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर? बाय द डायग्राम यू कैन सी दैट दे बोथ आर डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड कोस 0 इज इक्वल टू 1, सो फ्लक्स is written as electric field intensity multiplied by area। और अगर इसको हम गॉस लॉ के हिसाब से देखें तो आगे इसमें चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आप लिख सकते हैं। यहां पर किस चीज का इंटीग्रेशन होगा, जो चीज एक छोटे सेगमेंट में है उसी को तो इंटीग्रेट करेंगे, उसी को इकट्ठा करेंगे, तो किसका होगा, आपकी जो डी आपके जो डेल्टा एस आपका सरफेस एरिया है इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं। चलिए यहां पर डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट। लेट अस सपोज दैट एल इज द लेंथ ऑफ द चार्ज्ड वायर, सो व्हाट इज इट्स एरिया, द एरिया ऑफ सिलेंडर, व्हाट वाज दैट 2 पाई आर एल। सो आप इसको लिख सकते हैं E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट, एंड E इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नोट। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे करने की कोशिश करते हैं इसको। आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या आई, Q डिवाइड बाई 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नोट। इज दैट क्लियर? एक चीज जो हमें यहां पर नहीं देखने को मिलेगी वो है लैम्डा। लैम्डा क्या बोलते हैं, लैम्डा किसके लिए यूज होता है, ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, और लैम्डा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाई लेंथ। देखिए यहां पर हमारे पास चार्ज है और लेंथ है, दोनों है। जो आपका फॉर्मूला लैम्डा उसके दोनों चीजें हैं, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। मैंने एप्सिलॉन नॉट का आगे क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है। तो अगर यहां पर हम 2 लिख देते हैं तो उसी के हिसाब से हमारी ये वाली वैल्यू निकल जाती है, आसान हो जाएगा। तो ये आपका आंसर यहां पर रह जाता है। ओके, इसकी जो सेकंड नंबर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ध्यान दें, एक जगह पर आपको इसमें सॉलिड स्फीयर भी मिल सकता है और यहां पर इसको स्फेरिकल सेल के नाम से लिखा गया है। स्फेरिकल सेल का मतलब क्या है कि आपके पास एक स्फीयर है लेकिन अंदर से खाली है, वो एक सेल है, बाहर उसका सरफेस है लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली है। चलिए बना देते हैं उसको भी। लेट ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज हेल्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल। ओके, एंड positive charge is uniformly distributed on the surface. We have to find out electric field intensity for 3 cases. First case is outside the cell. Second one is inside the cell, and third one is on the surface. आपके पास 3 केस हैं। आउटसाइड द सेल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इनसाइड निकालनी है और सरफेस के ऊपर निकालनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और यहां पर हमने एक पॉइंट लेते हैं और वो पॉइंट का नाम रख दिया हमने P, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? लेट कैपिटल R इज द रेडियस, कैपिटल R इज द, यहां पर चार्ज बेशक से मत लीजिए, सिर्फ यूनिफॉर्मली चार्ज बाहर ले सकते हैं। लेट कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन रिक्वायर्ड पॉइंट P एंड द सेंटर ऑफ स्फीयर। यहां पर जो आपकी डिस्टेंस ली जाएगी वो सेंटर से ही ली जाएगी, आप इस बात के बारे में ध्यान रखें। ओके, लेट वी कट ए स्मॉल सरफेस सेगमेंट named as the DS of this uniformly charged spherical cell। अगर बात करें हम यहां पर पॉजिटिव चार्ज के बारे में, तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन कैसी होती है, आउटवर्ड होती है। तो आप यहां पर इसको आउटवर्ड शो कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन को। क्लियर? एरिया वेक्टर की अगर हम यहां पर एरिया वेक्टर लिखना चाहें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन that is also outward on applying Gauss law on the surface ENDS surface integral of closed path is equal to Q divided by epsilon naught। ओके, आगे करते हैं इसमें। EDS cos theta is equal to Q divided by epsilon naught। As we can see by the diagram, the direction of area vector N and the electric field intensity both are in the outward direction, so angle between them is 0 degree। So cos 0 is equal to 1 EDS surface integral of closed surface Q divided by epsilon naught। ओके, आपको आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, जो चीज हमारे पास सेगमेंट में है, छोटी टर्म में है, हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो किसका इंटीग्रेशन करते हैं, ds का इंटीग्रेशन करते हैं। सरफेस इंटीग्रल ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए, एक काम जो यहां पर हमें और करना होता है वो ये है कि जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी हो, चाहे वो आपके सेंटर से काफ़ी दूर हो, चाहे काफ़ी नज़दीक हो, चाहे कहीं पे भी हो, हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना होता है उसी रेडियस के हिसाब से।
यहाँ से आप अपना गोजन सरफेस बना सकते हैं, जिसकी रेडियस जो होगी वो रेडियस आपकी यही रहेगी r। बनाने में शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप आराम से प्रकार का यूज करके इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस गोजन सरफेस की खास बात क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं, क्या खास बात है। गोजन सरफेस इज दैट सरफेस एट विच एट एवरी पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम। मतलब इस जो आपने सरफेस बनाया है, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देखना चाहें, मैग्नीट्यूड देखना चाहें, तो वो आपको हर टाइम सेम मिलता है, हर पॉइंट के ऊपर सेम मिलता है। चलिए इसके इंटीग्रेशन करते हैं। इफ रेडियस इज स्मॉल r, देन सरफेस एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड E इज इक्वल टू q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दिस इज योर आंसर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सेल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ये आपका आंसर यहां पर रहता है। सेकंड टर्म की अगर हम बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं इनसाइड के बारे में कि भाई इनसाइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो इनसाइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपकी 0 रहेगी। उसके पीछे वजह यह है कि गॉसियस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, अगर बात करते हैं, तो उसकी वैल्यू आपकी q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है। और जो स्पेरिकल सेल है, स्पेरिकल सेल के इनसाइड के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, जो भी कोई चार्ज होता है वो सारा का सारा आउटसाइड सरफेस के ऊपर होता है। जब इनसाइड के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब जब क्यू की वैल्यू 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। क्लियर। थर्ड नंबर जो इसका फाइनल टॉपिक है, जो मतलब स्पेरिकल सेल के लिए जो बिल्कुल लास्ट है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें दे रखा है एट द सरफेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज स्पेरिकल सेल। तो उस कंडीशन के अंदर जैसे हम डायग्राम देखें, मान के चले कि पहले आप इस पॉइंट P के ऊपर थे जहां पर आपकी डिस्टेंस स्मॉल r होती थी, लेकिन आप सरफेस के ऊपर आ चुके हैं। सरफेस के ऊपर आने का मतलब आप यहां आ गए, और यहां पर जो सेंटर से डिस्टेंस है वो तो इस स्फीयर की रेडियस के ही बराबर है। तो जनरली आप जो फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर बिल्कुल सिंपल, जो पहले वाले में सोल्व किया था, जैसे हमने यहां पर सोल्व किया था, E इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। सिर्फ आपको डिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी है, बाकी आपका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम रह जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्लियर। अगर हम यहां से ऐसे करें, थोड़ा सा और सोल्व इसको, q डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी वैल्यू किस चीज की है, एरिया ऑफ द स्फीयर, q डिवाइड बाई a इंटू एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप चार्ज को एरिया के साथ में डिवाइड कर देते हैं तो एक नई चीज आपको मिलेगी जिसका नाम होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको सिग्मा से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला आपके सामने है ही, q डिवाइड बाई a। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका थर्ड नंबर जो टॉपिक है इसका, एट द सरफेस, वहां के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाती है। आज की वीडियो के लिए आपके ये 3 टॉपिक जो करवाए गए हैं, 3 टॉपिक करवाए गए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसियस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग गॉसियस लॉ फॉर ए लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्पेरिकल सेल यूजिंग गॉसियस लॉ। और उसके 3 पॉइंट्स आपको जो बताए मैंने, आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड। आज के लिए आपकी इस वीडियो के अंदर इन टॉपिक्स को कवर किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप वाया कमेंट हमें बता सकते हैं। थैंक यू।